हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था, ये वाला था, ये वाला था, कौन सा था फिर? ये वाला। हाँ जी, चलिए, तो पहले आप बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर? हाँ जी, तो बताना चाहता है अपना आंसर। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आप क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर कोई बताना चाहता है मुझे? 451,000। ओके, ये पहला आंसर है। और किसी का कोई आंसर? 2,35,000, वेरी गुड। और 55,000 आंसर। 5 लाख, एग्जैक्ट 5 लाख, एग्जैक्ट 5। और कोई? और कोई? बस 3 आंसर? अरे चार, चार ऑप्शन तो केबीसी में भी होते रहे। कितने? हाँ हाँ, वाह वाह। चलो, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। कुछ लोग न्यूट्रल है, गाड़ी उठी नहीं है। कुछ लोग घर पे करके भी नहीं आए हैं। हाँ हाँ, है ना। ये देखो, ई ई जा रहा है ना इसमें, देखो ई इसमें जा रहा है ना। 4:40। अभी बोला मैंने ऐसा? हर कुछ ही, हर कुछ ही। हट, मैं नहीं बोला हट। मैं मानता ही नहीं इसको, बाहर निकालो इसको, मैं मानता ही नहीं इसकी बात। 4:40। और कोई आंसर? 4:40। 26:80। तो कोई खबर पड़ रही तेरे को? आप रिचार्ज कर दो यार। हाँ, ये देखो, चलो करो मैं। अच्छा, ये देखो, नहीं बोला मैंने से, झूठ मत बोल, दूँ हर कुछ बात में फैला। ऐसे लोग भी बातें फैलाते हैं। रंगों के ऐसे लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, पहला इधर समझो, हाउस 4 जो है, हाउस 4 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है लेट आउट। क्या लिखा हुआ है? लेट आउट। क्या लिखा हुआ है? लेट आउट। इसका मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट करना है क्या? क्या ये इसका डीएलओपी वगैरह में कोई ट्रीटमेंट करना है क्या? नहीं सर, इन तीनों मकान का हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इस चौथे मकान का हम कोई ट्रीटमेंट। आपका सीधा सीधा क्या कर रखा है हमने? लेट आउट कर रखा है। जब मान लो मकान हमने क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? तो सीधा समझना, हाउस 4 को म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज हायर कंपेयर टू स्टैंडर्ड एंड विच एवर इज लोअर। बोलो ईआर कितना आया हाउस 4 का? बोलो ना, नहीं निकाला क्या? 3,60,000। एक्चुअल रेंट? ओह, इतना ज़्यादा है क्या? अनरिलाइज रेंट है? नहीं है। वैकेंसी लॉस है? नहीं है। क्या करेंगे इसको? जीएवी मान लें। कितनी है जीएवी? 4,80,000। म्यूनसिपल टैक्सेस है क्या? है क्या? है। म्यूनसिपल टैक्स है क्या? है। कितना है म्यूनसिपल टैक्स? 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, तो कितना हो गया? 30,000। क्या हो गया? म्यूनसिपल टैक्सेस। एनएवी कितना आ रहा है? 30% कम करो इसका। 1,35,000। आईओबीसी कम करो इसका। कितना आया? 2,55,000। क्या हो गया? इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो हाउस 4 का हो गया, 2,55,000। खत्म काम। अभी हमारे पास 3 मकान और है। उन 3 मकान के 3 हमको क्या करने पड़ेंगे? ऑप्शंस करने पड़ेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन। पहले ऑप्शन में हम क्या करेंगे? H1 को बोलो क्या करूँ उसको? एसओपी। H2 को?
तो H3 क्या हो जाएगा? हाँ जी, H1 अगर एसओपी है तो वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव। H2 की, H3 की 2,50,000। ये ऑप्शन तो वैसे बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलो, अब आप H1 को क्या कर लो? एसओपी। H2 को क्या कर लो? डीएलओपी। H3 को क्या कर लो? एसओपी। करो, H1 एसओपी कितना आ रहा है? H2 2,40,000। H3 ओके। H1 डीएलओपी कितना आएगा? 1,80,000। H2 क्या है? एसओपी। H3 क्या है? एसओपी। H2 की इनकम बोलो। ठीक है, जोड़ो, इनकम कितनी आ रही है? मैं मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम? 1,85,000। हम क्या बोलेंगे? हाउस 1 एसओपी है, हाउस 3 भी हमारा एसओपी है, और हाउस 2 हमारा क्या है? डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है। बोलो एग्री? बात समझ में आई क्या? कैसे? ओके। तो आपकी इनकम कितनी हो गई? इन तीन हाउस की तो इनकम हो गई 1,85,000, इसकी इनकम हो गई 2,55,000। 1,85,000 प्लस 2,55,000 दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है। फाइनल इनकम से कितना? 4,40,000। किससे आना सही है? जोड़ में गलत कर दी? मेरा सही है? मेरा सही है। तो ये हमारे अभी तक के प्रोविज़न बन गए। ठीक है? अभी तक के प्रोविज़न बन गए रिगार्डिंग हाउस प्रॉपर्टी। अलग अलग हाउसेस का ट्रीटमेंट हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक समझना, हमने जो कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू किया है उसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को क्या किया है? पूरे साल लेट आउट किया तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अब मेरे ख्याल से सबको याद होगा क्या क्या ट्रीटमेंट। पहले आपको क्या देखना है? सिंपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज हायर कंपेयर टू स्टैंडर्ड एंड विच एवर इज लोअर। इस वैल्यू का क्या नाम है? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आप चेक करोगे क्या? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, विच एवर इज हायर। तो हायर वैल्यू 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 आएगी क्या? अब जीएवी का सेकंड ट्रीटमेंट हो सकता है अगर वहाँ पर अनरियलाइज रेंट हो, तो और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। एनुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट आप माइनस कर दो, और उसके बाद आपको विच एवर इज हायर चेक करो। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड पॉइंट, सर अगर इसके साथ में वैकेंसी लॉस भी दिया हुआ हो, वैकेंसी में कई बच्चों को डाउट होता है। वैकेंसी वाला पॉइंट वापस समझ लो, क्या था सर? बाकी सब नॉर्मल कैलकुलेशन तो यार, अब एक्सपेक्टेड तो आपको माइनस अनरियलाइज रेंट वो भी आपको करना ही करना। इसके बाद आपको चेक करना है, अगर अगर एनुअल रेंट वैकेंसी लॉस की वजह से, बहुत ध्यान सुना क्या बोला, एनुअल रेंट वैकेंसी लॉस की वजह से कम है, ईआर से कम है, तो हम क्या लेंगे? लॉस रेट। बाकी हम वैकेंसी लॉस को लॉस रेट, बाकी ईआर हायर है। स्टॉक इन ट्रेड में रखते हैं हाउस प्रॉपर्टी को, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? 2 साल तक के लिए तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी पूरी तरह से, 2 साल बाद फुल्ली टैक्सेबल रहेगी, ये मानते हुए कि इस प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट करा हुआ है। और लेट आउट का हमने एक नया नाम दिया था, टू बी लेट आउट। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक डीएलओपी, डीम टू बी लेट आउट।
एक और प्रॉपर्टी एलओपी, तो हम एलओपी एलओपी तो बोलो समझोगे ना। चलो पॉइंट हमने, अब इस पॉइंट पर आना कि अगर आपके पास दो मकान है और उन दोनों मकान के अंदर आप खुद रहते हो, क्या होगा? उन दोनों मकान की एनएवी को क्या कंसिडर किया जाएगा? नील कंसिडर। दोनों मकान की एनएवी टैक्सेबल होगी क्या? अगला, अगर आपका जॉब या बिजनेस मतलब से बाहर हो जाता है, मकान खाली रहता है, बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? अब यस, इसमें भी आपको बेनिफिट अलाउड हो जाएगा, यू विल गेट द बेनिफिट। अगला पॉइंट तो अच्छा है, अगर हमने प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम बाहर रहते हैं, हमने किराए पर दे दिया प्रॉपर्टी, तो टैक्सेबल होगी। अच्छा, किसी के पास दो से ज्यादा मकान हो जाए तो उसका क्या करेंगे हम? दो मकान को एसओपी मानेंगे और बाकी को डीएलओपी, डीम टू बी लेट आउट मानते हुए टैक्सेबल। ये गवर्नमेंट इसलिए करती है लोग ज़्यादा प्रमोट नहीं हो अलग अलग तरह को, मालूम चला कि यार मकान ले लिया, एक तो उसमें से कुछ कमाई कर नहीं पाए, कल को वहाँ पर हर साल सरकार को क्या देना, क्या होगा? सब लोगों की रीच आ पाएंगे। अब देखना, अब ये शानदार पॉइंट है, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक मकान है, आप उस मकान को क्या कर रहे हो? मकान में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड, मकान में आप रहते हो। अभी हुआ क्या कि 8 महीने तो आप इस मकान में रहे और 4 महीने आपने इस मकान को लेट आउट कर दिया। अब बताओ इसका आपके अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? क्या क्वेश्चन है मेरा? या एक मकान है, एक मकान में कुछ टाइम तक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था मेरा, लेकिन कुछ वजह से मैंने उस मकान को 4 महीने एक किराए पर दे दिया। अब इसका मैं क्या ट्रीटमेंट? ये करे, कौन बोलना चाहता है? रेज योर हैंड, कौन बोलना चाहता है? हाँ बोलो। मतलब पूरे मकान को 4 मंथ में डिवाइड कर दूं, 8/4 में डिवाइड कर दूं, ऐसा? 8 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हो, उसकी एनएवी नील कर दूं? 8 महीने तक सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हो, उसकी एनएवी नील कर दूं? और 4 महीने के लिए तो टैक्सेबल मानते हुए उसकी एनएवी टैक्सेबल कर दूं, तो मकान मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मेरा 8:4 में मकान हो गया, ऐसा बोल रहे हो ना तुम? 8:4 में कर दो मकान को, ऐसा सही है? और कोई किसी के पास सुझाव? मजे कर रहे हो? तो पूछ रहा हूँ मैं, तो तुमसे पूछ रहा हूँ, केस समझ में आया ना? केस तुम्हारे सामने, चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांशु, 4 महीने टैक्सेबल करना समझ में आ गया, लेकिन 4 महीने टैक्सेबल करूँ कैसे? मैं मकान के 2 हिस्से मान लूँ, एक मकान 8 महीने तक का, एक मकान 4 महीने तक का, ऐसा? ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? 8 महीने की एनएवी को मैं मान लूँ, 4 महीने की एनएवी को मैं 8/4 में कर दे। वाह, ये कुछ ये कुछ नया लाए हैं, ये कुछ नया लाया है, ठीक है? ये कहाँ से लाया तू? ठीक है कि 6 महीने में डिवाइड कर दो, ठीक है? अरे ऐसे जेब में भर के प्रोविजन नहीं लाने हैं। घर से मम्मी ने तेरे काजू दाग भरे, फिर तुझे 2-4 प्रोविजन भी जेब में भर के ले आया, ठीक है?
ऐसे थोड़ी करना है क्या? सस्पेंस नहीं है एक्चुअली, क्या है आपको लॉजिक भी समझना आना चाहिए। प्रोविजन तो मैं करा दूंगा, कोई आपके हिसाब से क्या प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो अमेंडमेंट, कई बार ठीक है ना, पढ़ा रहा हूँ बच्चों से, एक्ट में कुछ और ट्रीटमेंट हुआ था सच में, और 2014 के बाद में सच में वो अमेंडमेंट, ये जो ट्रीटमेंट कुछ एंगल नहीं है, ट्रीटमेंट हो जाना कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप अपना माइंड ओपन रख सकते हो, आप अपने अपने ओपिनियन बना सकते हो, होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। आप ओपिनियन बनाओगे तभी तो आप एक्ट को सब चीज़ों की, पूरी लाइफ टाइम तो आपको यही करना है। अगर आप फाइनेंस वाले फील्ड में पता लगे तो आपको लाइफ टाइम एनालिटिकल, तो सर एक हमारा दिमाग तो चल रहा है कि एक काम करते हैं, 8 महीने के लिए इस मकान को मैं क्या कर लेता हूँ, एसओपी कर लेता हूँ, और 4 महीने के लिए इस मकान को मैं क्या कर लेता हूँ, एलओपी मान, मतलब आप बोल रहे हो कि इसकी 2 अलग अलग कैलकुलेशन करो ना, ऐसा 8 महीने तक तो एनएवी को नील कर दो, म्यूनसिपल वैल्यू वगैरह। अब इसमें प्रॉब्लम समझ, प्रॉब्लम इसलिए मैंने आपको पहले ये पढ़ा, तो पढ़ना है इसने, where the property is self occupied for own residence throughout the previous year, जिस प्रॉपर्टी को मैं पूरे साल भर के लिए अपने ऑक्यूपेशन में रखता हूं, उस प्रॉपर्टी को मैं सेल्फ मान सकता हूं। एक भी दिन अगर आपने किराए पर दे दिया तो प्रॉपर्टी को सेल्फ डिवाइड, प्रॉपर्टी को मंथ वाइज डिवाइड, महीना, ये हमारे लॉजिक्स हो सकते हैं, लेकिन एक्ट भी तो देखना, क्योंकि पहले एक्ट में तो लिखा हुआ है सेक्शन 23 कि अगर मेरे पास जो मकान है वो मकान मेरा किसमें है, थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, अगर मेरे सेल्फ रेजिडेंस में है, ओनर रेजिडेंस में है, तो मैं एसओपी का बेनिफिट दे सकता हूँ, बाकी मैं एसओपी का बेनिफिट नहीं कर सकता। पहला जो कंटेंशन है हमारा कि 8 महीने की एसओपी करके इसको एनएवी क्या कर दो, नील कर दो, अभी समझ में आया, ये कर सकता हूँ। ये करने पर अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इस पूरे नीचे वाले जो प्रोविजन, और कोई ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि सर ये एक्ट आपको क्या बोल रही है, एक्ट की लाइन, सर अगर मैंने मकान एक भी दिन, 1 महीने भी, 2 महीने भी अगर मैंने लेट आउट दे दिया तो मैं उस एलओपी का दे सकता, एलओपी भी नहीं, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो अब आप प्रोविजन, अब आपको आराम से समझ, वो क्या माना जाएगा, लेट आउट माना जाएगा, रीजन समझना, गवर्नमेंट क्या भाई हुई नहीं तो बोल रहे हो मेरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मेरे को समझ रखा है क्या, इतना दिमाग नहीं लगा रही, क्योंकि अभी तुम्हारा एग्जाम पास करके मार्क्स लेकर के आना, फिर तुम्हारा टारगेट बदल जाएगा बाद में, फिर तुम्हारा टारगेट क्या हो जाएगा, इधर भी इनकम टैक्स बचा लो, ये तुम्हारा इंटेंशन। मैं खुद, मेरा जो खुद का रिटर्न बनाता लास्ट डेट पर, मेरी भी इच्छा नहीं लगा लो यार, सारे बेनिफिट हो सके उतने क्या कर लेते हैं, देना पड़ता है देना, चलो क्या, हाँ माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ रहता है कि टैक्स क्या करना है, कम देना है, लेकिन कई बार ये गलती भी हो जाती है, ज़्यादा टैक्स कम देना भी आपके माथे पड़ सकता है। रीज़न क्या है, आपके आपने अगर टैक्स कम दिया इसका मतलब आपने इनकम क्या बताई, कम बताई, आपने इनकम कम बताई, इसका मतलब आपकी फाइल, तब आपकी आप हमेशा कम इनकम अर्न करते हो अकॉर्डिंग,
तो आपको जब लोन लेना है, नया बिजनेस ओपन करना है, तो आपको उस हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कोई बैंक लोन ही, कागज पे जो लिखा हुआ है वो सत्य। तो बड़े बिजनेस वगैरह तो अपनी इनकम को इन्फ्लेट करते हो, इन्फ्लेट नहीं करते, इन्फ्लेट करते हैं। चल भाई यार 1 करोड़ 1.5 करोड़, तो उनकी फाइल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनको बिजनेस। चलो हम इधर आते हैं। तो सर मैं एनएबी नील वाला बेनिफिट ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, मैंने आपको विद रीजन समझा दिया क्यों नहीं ले सकता। अब समझना, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द होल ईयर। ध्यान से देखना क्या लिखा, कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द होल ईयर। ऐसा मत कर देना कि 3 महीने किराए पर दिया था, 9 महीने सेल्फ ऑक्यूपेड। यार क्या होता है, तो हमको याद है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट करना, एक भी दिन किराया दे दिया तो पूरे साल की आगे देखो, कंप्यूट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और, अब ये कौन से पीरियड का लूं, 12 महीने का लूं, किराए पर दिया होते का लूं, एक्चुअल रेंट है ये, इसलिए इसको कई बार एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट, इसलिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवल फॉर द लेट आउट पीरियड। एक्चुअल रेंट में हम आपने आपको बेनिफिट दे दिया, एक्चुअल रेंट कितने टाइम पीरियड का लेना, लेट आउट पीरियड का ही लेना। माइनस क्या करना है, लेस करना है अनरियलाइज्ड रेंट, और ये आ गया आपका एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। कंपेयर क्या, फॉर द होल ईयर विद द एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड, तो फिर क्या हो जाएगा, हायर of whole year and actual and receivable for the let out period only। क्या मैंने तो बेनिफिट नहीं हुआ, हर बार बेनिफिट के लिए थोड़ी प्रोविजन किए, हर बार अगर तुम्हारे बेनिफिट के लिए लिख देंगे तो टैक्स कब लेंगे, हर बार अगर तुम्हारे लिए बेनिफिट के लिए लिख देंगे, यही लिख देते ना, एप्लीकेबल काम करता हूँ क्या, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, ओके ओके, हाँ ये बोला सेल्फ डिस्कशन से आपका हो जाता है क्लियर, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, करो एग्जाम्पल वाला। चलो मेरे ख्याल से हो गया वो क्वेश्चन अब तक। हाँ जी देखिए मैं कराता हूँ क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ओन्ड अ रेजिडेंशियल हाउस, सॉरी एक्स ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी, द म्युनिसिपल वैल्यू इज 5 लाख, फेयर रेंट 4 लाख 20,000, स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख 80,000। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आ रही है, 5 लाख, फेयर रेंट कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड रेंट कितना आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है, इसी से 420, ये कृष्णा 420, हाँ स्टैंडर्ड रेंट कितना आ रहा है 480, तो ई आर कितना आया, एनुअल रेंट कितना है, हाँ अब देखो ये तो पूरे साल का लेने लेना था। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ अप टू December 2019। Thereafter the tenant vacated the property and X used the house for self occupation। टाइम तक तो किराए पर दिया हुआ था आपने। अब हम यहाँ पर आपको वो 9 मंथ वाला जो बेनिफिट है वो अलाउड नहीं करेंगे, और ये जो पूरा मकान है पूरे साल के लिए क्या हो रहा है आपके लिए, टैक्सेबल हो रहा है। Rent for the month of November and December 19 could not be realized in spite of the owner's efforts। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए लेकिन वो रियलाइज नहीं हो पाया, वो महीने को अनलाइज भी हो गया। और ऑल द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड रूल 4 आर सेटिस्फाइड, इसका मतलब यू आर अर्लिएस्ट रेंट का बेनिफिट आपको देना है। म्युनिसिपल टैक्स दिए 12% ड्यूरिंग द ईयर, तो म्युनिसिपल टैक्स आप हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पर निकालेंगे अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो।
He had paid interest 25,000 during the year for the amount borrowed for repairs of the house. क्या कोई दिक्कत नहीं, अलाउड हो जाएगा. असेसमेंट कोई सा भी देगा, पुराना असेसमेंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं हमें तो. सेल ऑक्यूपाइड कर दिया तो वैकेंसी लॉस अलाउड नहीं होगा. अच्छा, खाली मकान पड़ा ही रह जाता, भी सुन लो, मान लो ये मकान पड़ा ही रह जाता तो क्या होता? तो आपको यहाँ पर वैकेंसी लॉस का बेनिफिट मिल जाता. लिख लो, इसी पॉइंट के आसपास ही लिख देना या रजिस्टर में लिख देना. नहीं, 2 महीने का सेल्फ ऑक्यूपेशन मान जाएगा, वैकेंसी के लिए साफ साफ लिखा होगा. ठीक ना? इफ द हाउस प्रॉपर्टी the house property is in self is it this if the house property is vacant for the remaining month, then only vacancy loss will be allowed. ठीक है, हाँ ये देखना, एक्चुअल रेंट 50,000 पर मंथ है दिसंबर तक, तो एक्चुअल रेंट कितना महीने का हो गया? 9 मंथ्स का करो, कितना हो गया? 50,000 मल्टीप्लाई 9 मंथ्स है ना. ठीक है, माइनस हम करेंगे अनरियलाइज रेंट, कितने महीने का? 2 महीने का. कितना आया? 3,50,000. बेचारे की जीएवी कितनी हो गई? 4,80,000. अब यहाँ मान लो उसने बेचारे ने एक ही महीने के लिए किराए पर दिया होता तो भी हम क्या ले लेते? एक्सपेक्टेड रेंट ले लेते, तो हो सकता है उसका जो टैक्सेबिलिटी है वो क्या आ जाती? ज़्यादा आ जाती. ठीक है, माइनस क्या करेंगे हम? म्युनिसिपल टैक्स कितना है? ये आ गया आपकी एनएवी, कितना आ रहा है? 4,20,000. माइनस करो 30%, माइनस करो आईओबीसी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया? क्या आ गया आपका? 2,60,000. एग्जाम में हाँ हो सकता है कि ऐसे कोई मिस्टेक आपने यहाँ पर कोई अमाउंट दूसरा लिख दिया या ये अमाउंट को दूसरा लिख दिया, आपका ये वाला आंसर सही आ रहा है, ये आंसर सही आ रहा है. ठीक है, कि एग्जामिनर के पास राइट है, वो चाहे तो गलत करे चाहे तो नहीं करे. 90% केस में वो गलत होगा. एक नंबर या आधा नंबर कटेगा.
जब तुम्हारे टेस्ट लिया था तो भी उसमें भी ना तुम्हारे जो मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक है, उनके नंबर कटे। हाँ जी, चलिए। तो ना अभी तक आपने क्या कर लिया, अभी तक आपने हाउस का वैल्यूएशन कर लिया, और प्रैक्टिकली हम वैल्यूएशन करते करते कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम जीएवी के बाद एनएवी तक पहुँच चुके हैं। आपको फर्स्ट चार्ट बता रहा हूँ। हाँ सर, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ नेट एनुअल वैल्यू तक, ठीक है। तो जीएवी निकालना आ गया आपको, एनएवी निकालना आ गया आपको, ठीक है। अब इसमें ये दो डिडक्शन हम देते हैं। तो फर्स्ट डिडक्शन कौन सा है? तो फर्स्ट डिडक्शन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी, और सेकंड जो डिडक्शन है वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो हम बोलते हैं आईओबीसी। अभी समझना, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, ये क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है कि आपके पास एक मकान है, उस मकान में हो सकता है रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है उस मकान में और कोई ट्रीटमेंट हो, कभी आपने कलर वगैरह करा दिया हो, तो उसका हम डायरेक्टली आपको बेनिफिट दे रहे हैं। इसके अलावा कभी कोई रिपेयर मेंटेनेंस, कलर वगैरह, फ्लोरिंग वगैरह, छोटा मोटा जो भी खर्चा किया, इंश्योरेंस करवा लिया, वो सब हम आपको किसी भी सूरत में अलाउ नहीं। का मतलब ये हो रहा है कि हमने एक स्टैंड डिडक्शन, स्टैंड का मतलब नॉर्मली हमने सारे खर्चे उसमें मान लिए, हमने सारे खर्चे उसमें अज्यूम कर लिए। अब और कोई बेनिफिट देना है क्या आपको? अब आपको और कोई बेनिफिट देने की जरूरत है? सीधा एनएवी का कितना परसेंट कर देना आप? 30% कर, पहले वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो। जब स्टैंड डिडक्शन कर दिया तो और किसी बात को आपको सोचने की ज़रूरत, ठीक है। कुछ भी नहीं करेंगे, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर का कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं करना। हाँ जी, चलिए। अब ये तो हो गया स्टैंड डिडक्शन, कितना हो गया? 30%। अब आपको जो मेन पॉइंट समझना है वो समझना है अगला वाला, जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बहुत अच्छा पॉइंट है। चलो, उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि आप में से कितने लोगों ने 6th क्लास को एक ही बार में पास किया था? अटेम्प्ट लगा था 30 में? ये लगा था। तो आज हमको मालूम चल जाएगा कि आप में से कौन कौन छठी पास है। नॉर्मली एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट हिंदी मीडियम हो तो ब्याज की घट कैलकुलेशन। चलो, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा माथापड़ी नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं। क्या कैलकुलेशन करनी है आपको? इंटरेस्ट की, और इसको हम नॉर्मली बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मकान बनाने के लिए आपने क्या लिया है? चलो शुरू कर दें। कुछ मैं लिखवाऊंगा, आप लिख भी देना साथ साथ। या आराम से रहने दूंगा तब लिख लेना। हाँ जी, रहने दूंगा, आराम से लिख देना, अभी दे देखो। प्रोविजन है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? आईओबीसी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मकान बनाने के लिए, मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए आपने क्या लिया हो? लोन लिया हो, और उस लोन के ऊपर क्या आ रहा है? पहले आप मुझे सोच के बताओ कि इस तरह का इंटरेस्ट आ रहा है, क्या हमको उसको अलाउ करना चाहिए? आपको क्या लगता है, करना चाहिए? अलाउ कर दे क्या? अच्छा, मुझे ये सोच के बताओ, चलो और सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका लोन किस किस पर्पस के लिए हो सकता है?
एक तो परचेज के लिए हो सकता है, और रिपेयर के लिए हो सकता है, एक कंस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है, और तो यहाँ जो एक्ट जो कहता है कि वो कौन कौन सा इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, तो होता है कि सर लोन कैन बी टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन। नॉर्मली हम इसको बोलते हैं PCRRR। तो लोन किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, लोन हो सकता है परचेज, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए या रिकंस्ट्रक्शन, और सबके लिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं। तो बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट तब आता है, प्रॉब्लम तब आती है जब लोन लिया जाए, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। प्रॉब्लम क्यों आती है वो आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि सर जब मैंने लोन लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया 1 जुलाई 2017 को। मुझे बताओ क्या मकान मेरा आज का आज बन जाएगा क्या? मकान बनने में थोड़ा समय लगेगा, मकान बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मान लो आपका मकान कंप्लीट होता है 1 जून 2020। तो मुझे बताओ क्या 1 जून 2020 से पहले मेरे पास मकान है क्या? और मैंने आपको बेसिक प्रोविजन पढ़ाते हुए समझाया था, अगर आपको याद हो, कि इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्या उसको मैं मकान मानता हूं क्या? नहीं। तो इसका मतलब उससे पहले तो मेरे पास मकान है ही नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना, मेरे पास मकान नहीं, आई एग्री, लेकिन क्या इंटरेस्ट, क्या ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा। और उसके बाद भी लगेगा भाई, जब तक लोन नहीं चुका होगा। 6 में पढ़ा था ना, बोलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत छोटी बात है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ। भैया लोन तो तभी से लगना चालू होता है जब आपने लोन लिया बैंक से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, काम करते हैं, ये जो पूरा अमाउंट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्री कंस्ट्रक्शन लोन, या इसको बोल सकते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं कैपिटल इंटरेस्ट। मतलब मकान बनाने से पहले का टाइम पीरियड, तो हम क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन। ठीक। सेकंड कौन सा होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, मकान बनने के बाद का टाइम पीरियड। अब मुझे सोच के बताओ कि इस क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है? 1 जुलाई, बोलते रहो मेरे साथ में, 1 जुलाई 2017 से कब तक? 31 मई 2020। 31 मई 2000 31 मई किधर है? मैं तो लिखा ही नहीं है इधर तो। ऐसा हम स्प्रेड नहीं करते भाई हम। हाँ जी, अभी समझना, सरकार क्या बोलती है, सरकार ये बोलती है कि आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो स्टार्ट होगा जब से आपने लोन लिया। एग्री? कब से स्टार्ट होगा? जब से आपने लोन लिया। और खत्म होगा कब? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाली 31 मार्च। नॉर्मली तो 31 मई लिखोगे, जो 6 में है। या थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या माना जाएगा? बिफोर कब?
अब इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में समझाऊं ना तो आपको कभी खबर नहीं पड़ेगी कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया प्री। तो मुझे बताओ पोस्ट कंस्ट्रक्शन कब से चालू होगा? 1 अप्रैल 2020 के बाद में आपका कौन सा चालू हो जाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। अब क्वेश्चन यह आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों? तो नॉर्मल कैलकुलेशन को बदल रहे हैं, उसका रीजन है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कि हम जब हाउस प्रॉपर्टी को टैक्सेबल करते हैं, जब हम हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, तो हम उस पूरे साल भर के लिए उस हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट, हो सकता है उसका एनुअल रेंट कम करूँगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए डिवाइड कर दूंगा। मकान 2 महीने के लिए तो मैं एक्चुअल रेंट 10 महीने के ले लूँगा, वैल्यू भी 10 महीने के लिए, लेकिन वो पूरे साल भर का वैल्यूएशन। तो जब इंटरेस्ट का प्रोविजन लिखा गया तो इंटरेस्ट के प्रोविजन को बहुत ज़्यादा लॉजिकल कर दिया। उन्होंने बोला कि यार इस साल में, इस कौन सा 2020-21 में वो मेरा लिए मकान बन गया, तो इस पूरे साल के इंटरेस्ट को क्या मान लो? पोस्ट कंस्ट्रक्शन, उससे पहले वाले को क्या मान लो? ठीक है, जो मैं इधर समझाया उसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा हूं। इट इज द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन, जब से आपने लोन लिया, टिल द 31st March of immediately preceding the previous year in which construction is completed। जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च क्या मानी जाएगी? प्री कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद का पीरियड, और सिंपल है वो तो, उसके बाद का पीरियड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। आफ्टर द एंड ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होने के बाद का पीरियड कौन सा माना जाएगा? पोस्ट माना जाएगा। अज्यूम, हाँ जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 2000, अच्छा मैं इस पर, ये हाउस प्रॉपर्टी कब से बनी? 2017, 18, 20, 21, 20, 21। उससे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि मकान ही नहीं है, जब बिल्डिंग ही नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड लग रहा है क्या? आंसर इज नो सर, मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है, एसएससी ये पूछ रहा है आपसे, ये साहब इस क्वेश्चन का जवाब दो कि मैंने इससे पहले का ब्याज दिया, इससे पहले का मैंने क्या दिया? मैंने इंटरेस्ट दिया, मकान बनाने का मैंने इंटरेस्ट दिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो जो इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट मुझे अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि मकान बनाने के लिए तो मैंने क्या लिया? लोन लिया, उसी का तो इंटरेस्ट है, उसको भी मुझे अलाउ करो। अब ये समझना हो तो आप एक काम करो, आप अपना पॉइंट याद करना जो आप नॉर्मली अकाउंटिंग में प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अकाउंट्स में आप क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हो? आप बोलते हो कि सर अगर बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का खर्चा होता है उसको कौन सा खर्चा मानते हो? प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर मानते हो। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर नॉर्मली कितने साल में अलाउड होता है? क्यों बताए? नहीं पता, छोड़ो, कोई बात, वो नहीं पता, चलो छोड़ो, चलो देख लो। ठीक है, यहाँ जो है अलाउड होगा, यहाँ लिखा है इट विल बी allowed in 5 equal installments। कितने इंस्टॉलमेंट में अलाउ करेंगे इसको? हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ करेंगे। कब से? इन द प्रीवियस ईयर, या लिखो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, सॉरी, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। समझ में आया? आप क्या करो, 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 का इंटरेस्ट निकाल लो।
वो कौन सा इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट को कौन सा इंटरेस्ट बोलेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन। ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितने साल में अलाउड होगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कब से, जिस साल आपका मकान बना उसके बाद से आने वाले 5 साल में ये अलाउड होगा, धीरे धीरे अलाउड। मैंने बोला ना 6 पास होना चाहिए, मैंने बोला ना 6 पास होना चाहिए। सुन हाँ जी, 6 एक ही बार में किया था, नहीं किया था अभी आज। हाँ तो मैं बोल दूं मैंने मेरा सी बने हुए 10 साल हो गए तो इंटरेस्ट नहीं निकाला तुमने 10 साल से पीछे 7 सालों में। नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। इसलिए मैं इसको इस पॉइंट को अभी ले जा नहीं रहा था, तो जबरदस्ती पूछ लिया इसलिए इस पॉइंट पर ले गया मैं। पहले मैं नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करवा रहा था आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, पूछ लिया तो समझ लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है। मकान बनने से पहले का पीरियड कौन सा है, प्री कंस्ट्रक्शन। मकान बनने के बाद का पीरियड कौन सा है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब मेरा मकान बन रहा था तब मैंने ब्याज दिया नहीं दिया, उसका डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कब देंगे, सरकार बोल रही है मकान बनने के बाद में। तो करना कुछ नहीं है आपको, पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लो, मकान बनने का पहले का पीरियड, उसका इंटरेस्ट निकाल लो, उसको जोड़ लो और उसमें डिवाइड बाय क्या कर दो, 5 कर दो। वो भी हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक और बात बतानी है, एक बात बहुत अच्छी पूछनी रहेगी मुझसे। तो क्या करें, आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। नहीं नहीं, आप बताओ आपके हिसाब से क्या करें, आप बताओ ना। नॉर्मली नॉर्मली अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो अकाउंट्स के अंदर भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर 5 साल में ही। इवन जब मैं आपको पीजीबीपी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बिजनेस के पहले का कोई भी खर्चा होता है तो वो आने वाले 5 सालों में ही आउट होता है, इसलिए सेम प्रोविजन को यहाँ पर भी यूज किया। ओके, लॉस में लॉस और बढ़ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी एक बार ये तो पढ़ लो, अनरियलाइज रेंट का रिकवरी हो जाता है, ये भी यहाँ घुसा देगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में, ठीक है। तो ना वो समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा। अभी मुझे बताओ इंटरेस्ट वाला पॉइंट समझ में आया नहीं आया। इंटरेस्ट में आपको 2 ट्रीटमेंट करना है, क्या देखना है पहले। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब आ रही है, ये प्रॉब्लम सिर्फ कब आ रही है जब आप किसके लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए। परचेज में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आज लिया, आज लेते मकान परचेज कर लिया, जितना इस साल का इंटरेस्ट उतना अलाउड हो रहा है, सिंपल साल का हो रहा है। प्रॉब्लम कब आ रही है, प्रॉब्लम तब आ रही है जब, अभी सुनना, एक थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट, 6 क्लास में आपको सिखाया गया था या नहीं भी सिखा हो तो एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना कि अगर आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो उसके बाद का ब्याज लगता है क्या। मान लो पूरा कर दिया, ये सबको मालूम है ना कि अगर मैं, ये सबको मालूम है पक्का, सच्ची, ठीक है, देखेंगे देखेंगे क्वेश्चन करते हुए देखना अप्लाई कर पाते हो। पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि अगर मैंने क्या कर लिया, लोन का क्या कर लिया, रीपेमेंट कर दिया, तो रीपेमेंट का बाद का ब्याज चार्ज, एग्री ना, सब लोग एग्री। तो मैं यहाँ लिख दूं और, जो तुमने बोला वही लिख रहा हूँ, अभी मत बोला ये कहाँ से लिख दिया, और रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब ये क्यों लिखा, ये तुमने अभी बताया उस वजह से लिखा, समझ में आया क्यों लिखा मैंने ये। मान लो आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, उसके बाद क्या ब्याज ही लगेगा, तो उसके बाद अच्छा आप बाद का इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो हम अलाउ भी नहीं करेंगे। आराम से एक बार प्रोविजन कॉपी करना, पक्का।
वेरी गुड, बस यही समझना है आपको, ये 6 में सिखा देते हैं। अगर आपका वो बेसिक लॉजिक क्लियर है, 6 तक का लॉजिक क्लियर है, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। और 6 में प्रॉब्लम थी, किसी का अटेम्प्ट लगा 6 में तो फिर वापस जाकर वो क्लास अटेंड करके आ। आराम से एक बार पहले इसको कॉपी करो। सीएस का मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके अंदर ये कर रखा है, जो ऊपर वाला एग्जाम है उसका रिजल्ट 20 फेब को आएगा, और 31 थोड़ा सा फिक्स है, एक ही डेट है। और उनका जो है उनका 25 अगस्त को आता है। डेट फिक्स है, पूछने की जरूरत ही नहीं, ना नोटिफिकेशन, बार बार मोबाइल चेक करने की, फिक्स है। और हमारे टाइम तो और भी फिक्स था, कि फिक्स था शार्प, उन्होंने तो लिखा हुआ था कि 25 फरवरी को जाए, जो भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर से हो जाए, दिन में 2 बजे आएगा रिजल्ट। 99% केस पे आ जाता, 90% केस पे आ जाता था। कभी कोई टेक्निकल एरर हो गया तो बात अलग है। टी में भी ऐसा कर देना चाहिए, एक डेट डिसाइड कर लो यार, काम उस दिन होगा। ये भी लिख लिया। ये एग्जाम्पल भी लिखना हुआ। चलो देखो मैं कराता हूँ। अब इसका एक क्वेश्चन ट्राई करना। मिस्टर एक्स took a loan of ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट 10% पर एन ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 नवंबर 2008। हाउस कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2020। कंप्यूट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट allowed in previous year 2021। सोच समझ के क्वेश्चन करना, अपना अपना करना, पड़ोसी का नहीं खाना। जितना समझ में आए उतना करो।
ब्रेक है ना मेरी क्लास से पहले। क्या, चलो देखना इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। डेट ऑफ लोन टेकन क्या है, 1 नवंबर 2018, ठीक है। से प्री कंस्ट्रक्शन कब तक होगा, 31 मार्च 2020। और रीपेमेंट, लेकिन रीपेमेंट की डेट तो है ही नहीं इसमें, तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड कब है, 1 नवंबर 2018 से 31 मार्च 2020। काउंट करो कितना टाइम हो रहा है ये, 5 महीने हो रहे हैं। हाँ जी, तो हम बोलेंगे सर 10 लाख, ब्याज कैलकुलेट करना आता है ना। हाँ जी, कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 17 महीने, तो 17/12 कर दो, कितना आ रहा है, 1,41,667। ये टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है का इंटरेस्ट है। लेकिन आपका मकान बना कब, 2020-21 में, ये तो टोटल है। ये कितने सालों में अलाउड होता है, अलाउड इन बोलो, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स लिखा है, तो जितना भी आया 141,667 डिवाइड बाय क्या कर दूं, 5 करो, कितना आ रहा है, 28,333। ये कब से अलाउ होना शुरू होगा, ये अलाउ होना शुरू होगा 2020-21 से, समझे। प्रीवियस ईयर कौन सा, 2020-21, 2021-22, 22-23, 23-24 और 24-25। इस तरह से ये 5 सालों में कितना, हर साल 28,333 प्री कंस्ट्रक्शन अलाउड हो जाएगा। मकान हो या नहीं हो, मतलब मकान तो होना चाहिए, मतलब कि बाकी कोई इनकम हो या नहीं हो, लोन हो या नहीं हो, इंटरेस्ट हो या नहीं हो, और कुछ आगे कोई दिक्कत नहीं है, प्री कंस्ट्रक्शन इतना आपको हर साल क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। आई बात समझ में, ये ट्रीटमेंट दिया है आपको प्री कंस्ट्रक्शन। अभी समझ में आया कि मकान बनने से पहले का जो इंटरेस्ट है वो उसको आपको इस तरह से अलाउ करना। अरे हाँ, शांति करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, अभी मैंने खाली प्री कंस्ट्रक्शन की बात करी, एक बार करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये समझ में आ गया, 100%। अभी अगला करो, इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं चलो, या अगला दूं, एक और नया दूं, नया दे देता हूँ। लोन लिया आपने,
अगस्त 2017 को कितने रुपए का लिया? 20 लाख रुपए का लिया। इंटरेस्ट की जो रेट है वो कितनी है? 13%। मकान कब कंप्लीट हुआ? मकान हुआ है 1 मई 2020। अब देखा, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करूँ। कैलकुलेट टोटल लोन अलाउड इन प्रीवियस ईयर 2021। आपको प्रीवियस ईयर 2020-21 में कितना ब्याज अलाउड होगा ये कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट अलाउड, लोन कैसे अलाउड। अब लगाओ दिमाग, क्या करोगे आप? रीपेमेंट नहीं है अभी तक क्वेश्चन में। चलो मैं कराता हूँ, देखना। लोन लिया है आपने कितने का? 20 लाख रुपए का। तो सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लो, है ना। तो 1 अगस्त 2017 से कब तक? 31 मार्च 2020। ये मेरा पीरियड कौन सा है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। कितना लोन अमाउंट है? 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 13%। मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स हो गए? 32 डिवाइड बाय 12 कितना आया? 6,93,000।
330, ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन आया टोटल, लेकिन ये टोटल होता है क्या? नहीं। तो आप यहीं पर प्रैक्टिस रख सकते हो कि डिवाइड बाय 5 कर दो, या फॉर्मूले में भी डिवाइड बाय 5 कर दो तो भी चलेगा। कितना आ रहा है, क्योंकि इस अमाउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। कितना आ रहा है? 13866। अभी यहाँ पर आएगा आपका पोस्ट। अब पोस्ट कब चालू होता है? 1 अप्रैल से। और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021, क्योंकि अभी भी हमने कोई रीपेमेंट नहीं किया। पूरे साल का हमारा क्या हो गया? पोस्ट हो गया। तो कितना अमाउंट है? 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट? 13% करो, कितना आ रहा है? 2,60,000। दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है? 39,8,667। ये आपको इंटरेस्ट टोटल अलाउड होगा इस हाउस पर, अगर हम रीपेमेंट कह रहे हैं। समझ में अच्छे से कि आपने क्वेश्चन के अंदर रीपेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, समझना। क्वेश्चन के अंदर रीपेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब लोन अभी तक चल रहा है, और जब लोन चल रहा है इसका मतलब ब्याज भी उसके ऊपर। ठीक। हाँ, मेरे को क्वेश्चन देना, वक्त ही करा। दूंगा मैं तो, क्या कर ली? कहाँ तक दे दिया था होमवर्क? लास्ट लास्ट नॉर्मल जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें 7 तक हो गए थे, 8 तक हो गए थे, 7 तक हो गए थे, 8 बाकी था। नहीं, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन। हाँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है वो करने आप, जो पेज नंबर 4.2 पर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। मजा तो 13 में आएगा। कह रहा है? हाँ ठीक है, 3 क्वेश्चन है। तेरा भी करना है भाई, करना तो है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।